हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर, जहां पर हम आपके लिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी विषय की फर्स्ट ईयर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास रेगुलर लेकर आ रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की अभिधारणा, सेल एंड बैटरी आदि टॉपिक्स को आपको पढ़ाया था। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोस्तों, अगर आगे भी आप इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिल जाए, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट पर। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं चुंबक से। चुंबक यानी मैग्नेट, चुंबक क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ देखेंगे। यह एक ऐसा पिंड है जिसमें लोहा, निकेल, आयरन आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर वह सदैव उत्तर से दक्षिणी दिशा में तैरता हो, उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक रासायनिक रूप से लोहा का ऑक्साइड है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि चुंबक जो रासायनिक रूप से क्या है, लोहे का ऑक्साइड है। मैग्नेटाइट, चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होते हैं। ये भी आ सकता है कि चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है, 2। जो मैग्नेटाइट है, पहले चुंबक को मैग्नेटाइट के नाम से जानते थे, अब मैग्नेट हो गया। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। अगर मान लो आपने चुंबक के 2 टुकड़े कर दिए, इस प्रकार से हैं चुंबक हैं NS। अगर इससे काटकर आपने 2 टुकड़े बना लिए तो दोनों में NS पैदा हो जाएंगे इस प्रकार से। तो दोनों 2 टुकड़ों में दोनों ही चुंबक ध्रुव पैदा हो गए। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसमें एक ध्रुव नहीं होता है, दोनों बराबर बल लगाते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों के ध्रुव सामर्थ्य बराबर होते हैं, यानी चुंबक में दोनों जो ध्रुव हैं दोनों पर बल बराबर होता है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है पर तथा सबसे कम बीच में होते हैं। यह हम जो यहाँ चुंबक के ध्रुव हैं, यहाँ चुंबक प्रबलता अधिक होगी और बीच में हमेशा कम होती है। चुंबक के किनारों की बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चुंबक के जो किनारे हैं उनकी बीच की जो लंबाई है उसे ज्यामितीय लंबाई हम कहते हैं, तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबक तत्व नहीं होता है, क्योंकि चुंबक में मध्य भाग पर कोई मैग्नेट नहीं होते हैं, वहाँ उसका मान 0 होता है। 2 ध्रुवों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक में 2 समान ध्रुव हैं, जिसे आपके पास में N है और इधर भी N है, तो यहाँ निश्चित रूप से प्रतिकर्षण होगा। अगर मान लो असमान है तो आकर्षण होगा। अब इसके बाद में चुंबक के जो चुंबक हैं कितने प्रकार के होते हैं। पहले आते हैं आपके प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक में मिलने वाली ऐसी पदार्थ जिसमें लोहे को आकर्षण करने का गुण होता है, उसे प्राकृतिक चुंबक हम कहते हैं। ये प्राकृतिक चुंबक है, इसे बेडोल चुंबक के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ये अनेक आकृतियों में मिल जाती हैं, जैसे चुंबक पत्थर, जिसे मैग्नेट स्टोन कहते हैं, चुंबक पत्थर। इसके बाद में दूसरे आते हैं आपके कृत्रिम चुंबक। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं इसे कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है। कुछ पदार्थों का कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि, इसे कृत्रिम चुंबक हम कहते हैं। ये अनेक आकृतियों में होते हैं, जैसे आपको ये नजर आ रही, ये घोड़ा नाल चुंबक है, ये बेलनाकार चुंबक है, ये रिंग टाइप चुंबक है। इस प्रकार से 4-5 आकृति में इसे बनाया जाता है। ये विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक हैं। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि जो कृत्रिम चुंबक हैं इसकी जो शक्ति है उसकी जो प्राकृतिक चुंबक से अधिक होती हैं। चुंबक के प्रकार, अब देखो, कृत्रिम चुंबक के भी प्रकार होते हैं, इसे कहते हैं पहला स्थायी चुंबक। अब स्थायी चुंबक क्या होते हैं, वैसे चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है या कठिनता से ही चुंबक तत्व समाप्त होता है, उसे स्थायी चुंबक हम कहते हैं। ये लाउड स्पीकर, आपने लाउड स्पीकर देखा होगा, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु का भी प्रयोग
की जाती हैं, जैसे एल निको एल्कोनेस आदि जो धातु हैं इसे स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है, जो स्थायी चुंबक हैं वो इसे इस्पात का भी बनाते हैं। एल निको में एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट और लोहा होता है, एल्कोनेस में एल्यूमिनियम कोबाल्ट निकिल व लोहा होता है। इसके बाद में दूसरी चुंबक का प्रकार आता है आपका अस्थायी चुंबक, इसे विद्युत चुंबक के नाम से भी हम जानते हैं। वैसे चुंबक जो शीघ्र ही बन जाती उसे शीघ्र ही चुंबक तत्व समाप्त भी हो जाता है, वह अस्थायी चुंबक कहते हैं। देखो विद्युत से बनने वाली जो चुंबक है उसे अस्थायी चुंबक के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि उसे शीघ्र ही हम चुंबक बना सकते हैं और शीघ्र ही समाप्त कर सकते हैं। इसे अस्थायी चुंबक में नरम लोहा का ही बनाए जाते हैं। इसके अंदर नरम लोहा का हम प्रयोग करते हैं, मृदु लोहा जिसे आप कहते हो। विद्युत घंटी आपने देखा होगा कि विद्युत घंटी सभी के घरों पर होती है। डायनेमो आदि अस्थायी चुंबक के उदाहरण हैं। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। इसके चुंबक तत्वों का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसके कोइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। यहाँ आपको समझना है, एक एक छड़ है आपके नरम लोहे की, यहाँ आपने सप्लाई दी है इस प्रकार से, ये वाइंडिंग है। जब तक आप यहाँ सप्लाई देंगे जब तक इस जो छड़ है इसमें मैग्नेट बनेंगे, यानी प्लक्स पैदा होंगे। जब आप सप्लाई बंद कर देंगे तो यहाँ मैग्नेट बनना समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसे विद्युत चुंबक हम कहते हैं। इसे आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। आप अधिक जैसे जैसे टर्न बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे इसको शक्तिशाली बना सकते हैं। विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है परिनालिका, जो परिनालिका होती है छड़ की, पर लपेटे तारों की घेरों की संख्या यानी टर्नों की संख्या, लपेटे तारों में प्रवाहित धारा की प्रबलता, उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये इस पर निर्भर करता है। यह आपको दिखाई गई है एक परिनालिका, ये यहाँ एक बैटरी से सप्लाई दिए गई है, ये आपकी एक छड़ है। अब यहाँ देखो ये आपने टर्न दिए गए हैं, जैसे जैसे आप इसमें सप्लाई देंगे जैसे जैसे इसमें मैग्नेट पैदा होंगे यानी प्लक्स पैदा होंगे। जब आप सप्लाई बंद कर देंगे तो मैग्नेट समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसे विद्युत चुंबक या स्थायी चुंबक के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसके चारों ओर दूसरा डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसके चारों तरफ ये आपको जो प्लक्स हैं नजर आ रहे हैं, ये अपना एरिया यानी क्षेत्रफल घेरता है, और ये बल रेखा जो आपको नजर आ रही है ये अपना मार्ग पूर्ण करते हैं, कभी एक दूसरे को ये नहीं काटते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जो बैटरी से आपने सप्लाई दी है इसमें जो मैग्नेट बन रहे हैं, अब इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर टर्नों की संख्या बढ़ा दी तो मैग्नेट इसमें ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, टर्नों की संख्या घटा देंगे तो मैग्नेट कम हो जाएंगे। इसके बाद में विद्युत चुम्बकीय परिभाषित शब्द हैं कुछ। चुम्बकीय परिपथ, ये चुम्बकीय परिपथ जिस प्रकार से विद्युत परिपथ होता है उसी प्रकार से चुम्बकीय परिपथ भी होता है। चुम्बकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग चुम्बकीय परिपथ कहलाता है। अब देखो चुम्बकीय बल रेखा का पूर्ण मार्ग एवं बंद मार्ग चुम्बकीय परिपथ कहलाता है। अब विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? का विद्युत धारा के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। इसके बाद में आता है चुम्बकीय क्षेत्र। चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुम्बक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है। मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया था, जो मैग्नेट बाहर निकलते हैं वो अपना क्षेत्र कहाँ तक घेरता है उसे चुम्बकीय क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा चुम्बकीय सुई से निर्धारित की जाती है। यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, चुम्बकीय क्षेत्र की जो दिशा है किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? चुम्बकीय सुई के द्वारा। चुम्बकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, यह आपको याद रखना है। चुम्बकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। इसका सीजीएस मात्रक गॉस होता है। अब देखो टेस्ला और गॉस, एक गॉस में कितने टेस्ला होता है ये आपको याद रखना है, 10⁻⁴ टेस्ला होता है। छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुआ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ मैग्नेट बन रहे कि नहीं बन रहे, तो चुंबकीय बल रेखा के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद में चुंबक तत्व वाहक बल, जो आपने छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित की है उसके अंदर चुंबक तत्व वाहक बल पैदा होगा, वो किस प्रकार से होगा?
जिस प्रकार विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन को चालक में से प्रवाहित कराता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। आपको ये याद रखना है, जिस प्रकार से विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स गतिमान होंगे। तो इसके एसआई जो मात्रक होता है एम्पियर टर्न होता है, इन्हें एनआई के द्वारा भी दर्शाते हैं। अगर इसका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो आप ए एम के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, एम एम एफ, तो ई एम भी आप कह सकते हो। इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांकी लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांकी प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही, तो चुंबक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। क्वेश्चन आ सकता है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह किस प्रकार की राशि होती है? एक प्रकार की सदिश राशि होती है। इसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है, एनएस उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ से देखो जो चुंबकीय बल रेखा बाहर निकल रही है, अपने अपने क्षेत्र एरिया तक घेर रही है। ये फ्लक्स है, ये अपना अपना एरिया घेर रखा है। ये चारों तरफ अंदर अपना मार्ग पूर्ण कर रहे हैं, इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जो फ्लक्स हैं। और इन्हीं फ्लक्स के माध्यम से आप एक कुंडली या किसी भी कुंडली या छड़ में एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है, और इसका जो विद्युत चुंबक का प्रयोग है ज़्यादातर जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर आदि में किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं का लंबवत तल, अब लंबवत तल ये हो गया, लंबवत तल यहाँ से यहाँ तक से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, अब चुंबकीय बल रेखा बाहर में निकलते हैं तो इसकी कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाते हैं। इसका एसआई मात्रक वेबर होता है, ये आपको याद रखना है। चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। इसे फाई के द्वारा सूचित किया जाता है, ये फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर फाई बटा ए। अब देखो फाई को आप किस में नापते हैं? वेबर में, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में। तो इसका मात्रक हो जाता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका अन्य एक और मात्रक होता है, वो होता है टेस्ला होता है। फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एक अन्य मात्रक टेस्ला भी होता है। नोट में चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स घनत्व पर्यायवाची शब्द हैं, ये एक ही होते हैं, चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय घनत्व। अब इसके बाद में आता है मैक्सवेल का दक्षिणी हस्तनियम। मैक्सवेल ने एक दक्षिणी हस्तनियम का प्रतिपादन किया है। इसमें यह बताया गया है यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ें, आपका दायां हाथ है उसको एक चालक को मुट्ठी से पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा, जो अंगूठा आपको नजर आ रहा है ये धारा की दिशा की ओर अंकित संकेत करता हो, अन्य अंगुलियां फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स की बल रेखाओं की दिशा अंकित करते हो। ये अंगुलियां आपको नजर आ रही हैं, ये फ्लक्स की ओर अंकित करती हैं, तो इसे अंगूठा का नियम भी कहते हैं। इसके बाद में एक और नियम निकाला उसने, मैक्सवेल व कोरपेज का नियम। एक स्क्रू लिया, स्क्रू लेने के बाद में उसने इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये ऊपरी भाग है जहाँ से आप कसते हो, ये ऊपरी भाग है जहाँ से आप कसते हो। जैसे ये इसमें मैग्नेट फील्ड यानी इधर फ्लक्स बनेंगे, यहाँ फ्लक्स पैदा होंगे फ्लक्स, और नीचे जो आपका सिरा है जहाँ से कसते आप वहाँ करंट यानी धारा की दिशा बताएगा कि धारा किधर जा रही है। तो इससे हम लगाते हैं कि विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पेज के आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा को प्रकट करते हैं तथा पेज घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र का बल रेखाओं की दिशा होगी। एक मैक्सवेल बराबर, यह क्वेश्चन आता है, एक मैक्सवेल बराबर कितने वेबर होते हैं? 10 के पावर 8 होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। इसी नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी यदि होता है मध्यम अंगुली, मध्यम को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। मध्यम विद्युत धारा को
दिखाएगी तथा तर्जनी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दिखाती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर मोटर पर आधारित होते हैं। जो मोटर हैं इसी नियम पर आधारित होती हैं, यह आपको दिखाया गया है। जो अंगूठा आपको नजर आ रहा है ये चालक की गति को दर्शाता है कि चालक किस गति में गमन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपके जो तर्जनी हैं, ये तर्जनी आपको नजर आ रही है। ये तर्जनी आपके जो विद्युत धाराएं किस दिशा में, और इसके बाद में ये जो आपके मध्यम अंगुली हैं ये मैग्नेट फील्ड किस दिशा में बन रहे हैं, ये आपको ये दर्शाता है। और इसका प्रयोग आप मोटर के लिए करते हैं। अगर हम ये तो है फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, इसके बाद में है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। ये भी वैसा के वैसा ही इसका प्रयोग जनित्र के लिए होता है। फ्लेमिंग के दायां हस्त का नियम जनित्र पर आधारित होता है। इसी नियम के अनुसार हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यदि दाएं हाथ की प्रथम 2 अंगुलियों तथा अंगूठे को पारस्परिक समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की दिशा या पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करें, तो दूसरी अंगुली उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करते हैं। तो ये आपका जो अंगूठा है ये चालक की दिशा बताएगा, और अंगुली है आपकी मध्यम मैग्नेट फील्ड, और जो तर्जनी है ये विद्युत वाहक बल की दिशा में दर्शाएगी। इसके बाद में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित 2 नियम निकाले हैं। प्रथम नियम है जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा? जब उसमें करंट प्रवाहित होगी, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह आपको समझना चाहिए। तब भी कोई भी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल पैदा होगा। जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कब तक? जब वो फ्लक्स को काटता रहेगा तब तक। दूसरा नियम है द्वितीय नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये सूत्र है। E विद्युत वाहक बल है φ2 का मतलब होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स, और -φ1 प्राथमिक वाइंडिंग में फ्लक्स। T समय में परिवर्तन। यहाँ E प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान φ2 -φ1 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो अल्प समय दिया गया है इस प्रकार से। E बराबर -n, ये -n क्या है? टर्नों की संख्या है, और ये त्रिभुज नजर आ रहा है फाई, तो फ्लक्स में परिवर्तन, और तो ये त्रिभुज या डेल्टा, तो ये T है, तो इसमें कहते हैं समय में परिवर्तन। यहाँ डेल्टा फाई बराबर φ2 -φ1 तथा n चालकों की संख्या कितनी है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यह आपको याद रखना चाहिए। यह लेंज का नियम पर आधारित होता है। अब लेंज का नियम होता क्या है? किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। तो E -n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। n टर्नों की संख्या है, डेल्टा फाई फ्लक्स में परिवर्तन है, डेल्टा टी समय में परिवर्तन है। इसी नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में प्रतिष्ठम। जिस प्रकार विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध विरोध करता है, उसी प्रकार से फ्लक्स के मार्ग में प्रतिष्ठम विरोध करता है। विद्युत परिपथों के प्रतिरोध के समान चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस पदार्थ का रिलेक्टेंस यानी प्रतिष्ठम कहलाता है। अब इसका प्रतीक चिन्ह Rm होता है। इसका SI मात्रक, ये आपका सूत्र है Rm बराबर Fm बटा फाई, यानी जो Fm है ये चुंबकीय वाहक बल है, फाई क्या है? फ्लक्स है। अब इसका जो मात्रक हुआ एम्पियर टन प्रति वेबर, तो इसका जो मात्रक हुआ प्रतिष्ठम का एम्पियर टन प्रति वेबर। तो चुंबकशीलता चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि चुंबकशीलता का मात्रक है, तो इसका कोई मात्रक नहीं है।
वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। इकाई का मतलब होता है एक, ये आपको याद रखना है। लोहे की चुंबकशीलता इस्पात की तुलना में अधिक होता है, ये आपको भी याद रखना है। इसका अगला टॉपिक है आपके प्रतिष्ठिम्बता यानी रिलेक्टिविटी। ठीक है, वैद्युतिक परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही चुंबकीय परिपथों में भी विशिष्ट रिलेक्टेंस होता है, जिसे रिलेक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो विद्युत परिपथ होते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होते हैं, उनमें जिस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसी तरीके से जो मैग्नेटिक सर्किट यानी चुंबकीय परिपथ होते हैं, उनमें भी विशिष्ट रिलेक्टेंस होता है, जिसे रिलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रवेश्यता यानी परमानेंस। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में सहायक होता है, इसे परमियंस कहते हैं। तो कोई पदार्थ है, उसमें अगर ऐसा कोई गुण है जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में हेल्प करे, उसे परमियंस कहते हैं। यह रिलेक्टेंस का विलोम होता है। ठीक है, रिलेक्टेंस का विलोम होता है परमियंस। इसका ऐसा ही मात्रक होता है वेबर अपॉन एम्पियर माइनस टर्न। ठीक है, और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है रो। ये जो आपको पी दिख रहा है अलग ही तरीके से बना हुआ, ये रो होता है, ये परमियंस का प्रतीक चिन्ह होता है। आगे है आग्राहिता। किसी भी पदार्थ के लिए चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन बल का अनुपात आग्राहिता कहलाता है। इसे बोलते हैं सस्पेटिबिलिटी। ठीक है, इसे आग्राहिता कहते हैं। आगे है धारणा शक्ति, इसको बोलते हैं रिटेनिटिविटी। ठीक है, किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व की धारण करने का गुण उसकी धारणा शक्ति कहलाता है। किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने का गुण उसकी धारणा शक्ति कहलाता है। ठीक है, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह स्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त एवं विद्युत चुंबक बनने के लिए अनुपयुक्त होता है। यानी कोई पदार्थ है जैसे कि लोहा है या कोई भी XYZ अपन पदार्थ को मान सकते हैं, अगर उसकी धारणा शक्ति अधिक है, वो चुंबक को धारण करने की उसकी शक्ति अधिक है, तो वो स्थायी यानी परमानेंट चुंबक बनने के लिए उपयुक्त है, यानी वो सबसे अच्छा स्थायी चुंबक बनने के लिए पदार्थ है। और लेकिन उसको अगर इस तरीके उसकी स्थिति है तो वो विद्युत चुंबक बनने के लिए अनुपयुक्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लक्स लीकेज फैक्टर, कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है। यानी जो कुल फ्लक्स होता है और साथ ही यूजफुल फ्लक्स होता है, उन दोनों का अनुपात होता है, फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ के बारे में जानते हैं, यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, सबसे पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, बिस्पत, नमक, जल, तांबा इत्यादि। चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोई पदार्थ रखा, लेकिन ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, बिस्पत, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, विपरीत चुंबक के काम करते हैं। ठीक है, इनकी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। इनकी परमिएबिलिटी इकाई से कुछ कम होती है। ठीक है, आगे है अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, यानी मामूली से आकर्षित होते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि। ये मतलब कुछ हद तक इनमें ये मैग्नेट के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, इनकी परमेबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। ठीक है, तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कहीं चुंबक रखा हुआ है और ये ऐसे पदार्थ है जो चुंबक की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तुरंत ये चुंबक की दिशा में चलने लगते हैं। इनमें होते हैं निकेल, लोहा, फोलाद, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि। तो ठीक है, ये लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से काफ़ी अधिक यानी 1000 तक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्यूरी ताप। क्यूरी ताप से तात्पर्य है वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय, जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि चुंबक के प्रति मामूली से आकर्षित होते हैं, मामूली से चुंबकित होते हैं, वो होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर की ओर तो अनुचुंबकीय होता है और नीचे की ओर पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। लोह चुंबकीय आपको बताया जो कि चुंबक की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ऊपर की ओर तो अनुचुंबकीय और नीचे की ओर तो लोह चुंबकीय। ऐसा जो ताप होता है इसमें Fe आप देख सकते हैं, यानी लोहा 973 केल्विन पर है, निकल है 673 केल्विन और कोबाल्ट है 373 केल्विन पर। ठीक है, तो ऐसे ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। तो डोमेन ये क्या होता है, इसके बारे में हम चुंबक के
असंख्य परमाणु के समूह को डोमेन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा डोमेन किसे कहते हैं। चुंबक के असंख्य परमाणु, चुंबक के अंदर असंख्य परमाणु हैं, उनके समूह को डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक परमाणु होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? 10 के पावर 18 से 10 के 21 पावर तक परमाणु होते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबक तत्व डोमेन के कारण ही होता है, ये आपको याद रखना है। लोहा जितने भी प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं उसमें तीव्र चुंबक तत्व किसके कारण पैदा होते हैं? डोमेन के कारण। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यदि विद्युत सर्किट परिवर्तित हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। यहाँ आपको समझना है स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी जो आपके विद्युत चुंबक हैं। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि बिना स्पर्श किए एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत गुणों का जाना इंडक्शन कहलाता है। जैसे आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, परंतु फ्लक्स के माध्यम से प्राथमिक वाइंडिंग के गुण सेकेंडरी वाइंडिंग में गए, इसे कहते हैं इंडक्शन। डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग जनरेटर में आदि में किया जाता है। अब डायनेमिक किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि कोई भी चालक होता है, चालक कोई भी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घुमाया जाता है, वो फ्लक्स को काटता है और उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होते हैं। इसके बाद में मैच्योरल इंडक्शन, मैच्योरल को हिंदी में बोलते हैं सप्रेरण के गुणों के द्वारा 2 कोयलों को मैग्नेटिकल से जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, जो वही कुंडली होती है और कुंडली को आपको इस प्रकार की, तो इसकी इकाई आप हेनरी होती है। जब किसी विद्युत चुंबक परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है यानी बंद करते हैं तो स्विच कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग में परिपथ इंडक्टेंस उच्च हो जाता है। स्पार्किंग आप जानते हो क्या होती है? स्पार्किंग जब भी आप कोई परिपथ को ऑफ करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं टर्मिनलों पर, उसे स्पार्किंग कहते हैं। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाले लोहा कोर पदार्थ फेराड होता है, यह आपको याद रखना है। जो उच्च आवृत्ति पर किस प्रकार के आप धातु का प्रयोग करेंगे? फेराड का। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल का ये सूत्र है F बराबर BI L sin थीटा। यहाँ F क्या है? ये बल है। इसके बाद में L क्या है? यहाँ चालक की लंबाई है। I क्या है? यहाँ चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र यानी फ्लक्स घनत्व। थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच का कोण है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा होती है, यह आपको याद रखना है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है इस्पात, ये भी आपको याद रखना है। ध्रुव की ध्रुवता सिरों के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। चुंबक में ध्रुव की ध्रुवता किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? सिरे के नियम से, ये भी आपको याद रखना है। चुंबकीय वाहक बल का व्यंजक ये आपका सूत्र है Fm N × I एम्पियर टर्न, जहाँ N लपेटों की संख्या तथा I प्रवाहित धारा है और जो Fm है ये चुंबकीय वाहक बल है। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। इसके बाद में चुंबकीय तथा विद्युत परिपथ की पारस्परिक तुलना। अब यहाँ एक तरफ तो चुंबकीय परिपथ है, एक तरफ विद्युत परिपथ है। अब यहाँ चुंबकीय परिपथ की बात कर लेते हैं। प्लक्स है। अब प्लक्स बराबर क्या होता है? MMF यानी चुंबकीय वाहक बल बटा रिलेक्टेंस यानी प्रतिष्ठम। अब इसके बाद में धारा तो EMF विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध। अब यहाँ समझने वाली बातें हैं। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय वाहक बल, तो विद्युत परिपथ में क्या गया? विद्युत वाहक बल। अब रिलेक्टेंस यानी प्रतिष्ठम, ये किसके समानुपाती है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम क्या है? धारा को रोकना। और जो प्रतिष्ठम है रिलेक्टेंस, इसका काम क्या है? फ्लक्स को रोकना। दूसरा आता है फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। इधर आता है विद्युत परिपथ में धारा की इकाई एम्पियर होती है। तीसरा आता है रिलेक्टेंस की इकाई प्रति हेनरी होती है।
और प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। इसके बाद में चौथा आता है चुंबकीय वाहक बल की इकाई एम्पीयर टन होती है, जबकि विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। इसके बाद में पांचवा चुंबक शीतलता या प्रवेशता बराबर क्या होता है 1/प्रतिष्ठम। ये रिलेक्टेंस का विलोम होती है एकदम। अब इस पांचवा है आपके चालकता किसके विलोम होती है 1/r। r का मतलब प्रतिरोध, या प्रतिरोध का विलोम होती है। इसके बाद में छठा है चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठम होता है। अब देखो यहाँ छठा, विद्युत परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यहाँ प्रतिष्ठम, यहाँ प्रतिरोध, यही मुख्य अंतर है। तो ये था आपके चैप्टर मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट से संबंधित। उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, और आगे भी इसी तरह के ITI इलेक्ट्रीशियन से जुड़े टॉपिक को सबसे पहले पाने के लिए, ये वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ITI से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन अगर आप सबसे पहले और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी पाना चाहते हैं तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टेक केयर।